हेलो फ्रेंड्स, आज पॉकेट जीके बुक जो खान सर के हैं उसका क्लास 2 होने वाला है, जिसका हम लोग रिवीजन लाइन बाय लाइन करते हैं। तो चलिए, अभी तक हम लोग जैन साहित्य के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगला टॉपिक है लौकिक साहित्य। अब अगला पढ़ना स्टार्ट करते हैं लौकिक साहित्य, जिसमें अन्य साहित्य भी आते हैं। लौकिक साहित्य की विशेषताएं हैं। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे पहले अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य चाणक्य ने की थी। चाणक्य मौर्य काल के समय में राजनीति और अर्थशास्त्री थे। कश्मीरी कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है, जिसमें 8 सर्ग होते हैं, जिसे तरंग कहा जाता है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास है। एक ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता, इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यवन आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है। अष्टाध्यायी एक व्याकरण पुस्तक है, सबसे पहली व्याकरण पुस्तक है जिसकी रचना पाणिनि ने की थी, और इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें मौर्य से पूर्व इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये पॉइंट याद कर लें। अगला पॉइंट है 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। विदेशी यात्रियों के विवरण। पहला है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। यूनानी रोमन लेखक। भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोट्स का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रेबो, जस्टिन ने किया है। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोट्स तथा फिलाकर्स ने सेंड्रोकोट्स के नाम से उल्लेख किया। स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता, इतिहास का जनक कहा जाता है, जो अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी थी, जिसमें भारत फारस संबंध का वर्णन किया है। निरयाकस, आने सिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। टॉलमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी की जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। टॉलमी, जो कि 2री शताब्दी में लिखी गई है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना किया है। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। टॉलमी जियोग्राफी एवं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखा, जिसमें भारत के बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन किया है। अगला है तो डायोनीसियस, जो मिस्र नरेश टॉलेमी फिलडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डाइमेकस सीरियाई राजा
एंटिओकस फर्स्ट के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डाइमेकस कब आया था, तो डाइमेकस बिंदुसार के समय में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज ने 14 वर्षों तक भारत में रहे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे, और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा जिसमें उसने मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया है। प्लिनी, इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की प्रथम सदी, यह लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का वर्णन है। चीनी लेखक यात्रियों के विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इनमें प्रमुख है फाहियान। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसका कार्यकाल 375 से 415 ईसा पूर्व था, उसके दरबार में आया था। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण किया। वेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय काल में आया था और वो 16 वर्षों तक भारत में रहा, जिसमें वो 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। विली, इसके द्वारा लिखित वेनसांग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। मा त्वान लिन, हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण मा त्वान लिन ने किया था। इत्सिंग, यह चीनी यात्री था जो नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अपने समय में भारत की स्थिति का वर्णन किया था। सुंग यून, यह 518 ईस्वी में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अरबी लेखक अल बरूनी, यह 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी का पुस्तक था तहकीक ए हिंदी, जो भारत की खोज के नाम से है, किताब उल हिंद के नाम से विख्यात है, जिसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज के बारे में बताया। अल बरूनी पहले महमूद गजनवी का बंदी था, फिर बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर के महमूद गजनवी ने उसे राजज्योतिषी बना दिया। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा। अलमसूदी, यह 10वीं शताब्दी में बगदादी यात्री अलमसूदी भारत आया। यह राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। इब्न बतूता भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। इब्न बतूता, इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा था। इसने अपने यात्रा के बारे में अरबी भाषा में लिखा था, जिसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में, जो कि 1333 ईस्वी में था, दिल्ली पहुंचने पर इसने प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली की काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया। अन्य लेखक तारानाथ एक तिब्बती लेखक है। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर
नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के बारे में अब हम पढ़ते हैं। अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इस काल के बारे में जानने के लिए हमें पुरातात्विक साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस समय में मनुष्य को लिखना नहीं आता था। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का ऐसा काल जिसके लेखन कला के प्रमाण तो है, लेकिन या तो वे अपुष्ट है या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य काल आता है। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। उस समय के लोगों को लिखना नहीं आता था। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखा साक्ष्य तो है परंतु हम लोग उसे पढ़ नहीं पाते हैं। और ऐतिहासिक काल वह है जिसमें लिखा हुआ साक्ष्य भी है और हम लोग उसे पढ़ भी पाते हैं, वो ऐतिहासिक काल होता है। तो चलिए अब ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। ऐतिहासिक काल जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका है, उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आद्य ऐतिहासिक काल था और 600 ईसा पूर्व के बाद के काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसमें लिखित सामग्री भी उपलब्ध है और जिसे हम लोग पढ़ भी पाते हैं। तो आगे चलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग प्लस इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पल्लव राम मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थरों के हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट में भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल में हुआ, प्लायोसीन एज में हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं, अति नूतन और अद्यतन, अति नूतन और होलोसीन। अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 पूर्व आरंभ माना जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। एक पुरापाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल है, तीसरा नव पाषाण काल है, जिसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। तो पुरापाषाण काल जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें आखेटक एवं
खाद्य संग्राहक होते हैं। मध्य पाषाण काल में 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व होते हैं, जिसमें आखेटक एवं पालक होते हैं। नव पाषाण काल, जो कि उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, यह 9,000 ईसा पूर्व एवं 7,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो अब पुरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में पुरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन या हिमयुग से हुआ है। पुरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेट या शिकार करना था। प्राग ऐतिहासिक काल में जो मनुष्य होते थे उनका मुख्य आधार आखेट या शिकार करना होता था। आखेट या शिकार करते थे, वो लोग शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जीवन जीते थे। शिकार ही इस काल में आदि मानव मनोरंजन का साधन था। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, विदारनी, गंडासा का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा की घाटी से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिले हैं। ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस व फल, सब्जियों, कंद मूल पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पुरापाषाण युग में ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश हुआ। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो पुरापाषाण काल में मनुष्य आदि मानव के रूप में रहते थे और वो जानवरों के मांस, फल, सब्जियों, कंदमूल से अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो आखेटक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे एवं इनका स्थानीय निवास भी नहीं था। वे होमोसेपियंस के तरह थे। पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ, परंतु वे इनका प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो चलिए अब मध्य पाषाण काल के बारे में जानते हैं। मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके, मछली पकड़कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल वो पाषाण काल है जिसमें मानव शिकार करके मछली पकड़ते थे एवं कंदमूल, फल फूल खा करके अपना पेट भरते थे। इस समय में उन्होंने अपना हथियार छोटा कर लिया था, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसे याद कर ले अच्छे से। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है और राजस्थान में बागोर, जहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। वहाँ पे पशुपालन किया गया, इसका सबसे प्रथम साक्ष्य मिला था। तो अगला पॉइंट देखते हैं। संभवतः पहला मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही मिला, जो कि उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा नामक स्थान से मिले। पहला मानव स्थिर पंजर मध्य पाषाण से मिला, जो कि उत्तर प्रदेश के सराय नाहर एवं महदहा नामक स्थान से मिला था। तो अब आगे बढ़ते हैं नव पाषाण की ओर। नव पाषाण काल, जो कि अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है उसे, मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। तो नव पाषाण काल में सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया और मानव एक
जगह पर स्थिर रहने लगे। नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और रुई उपजाती है। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस पॉइंट को याद कर ले। नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि का सबसे प्रथम साक्ष्य मिला है, जो कि गेहूँ, जौ और रुई के तौर पे मिला है। मतलब वहाँ के लोग गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। अगला पॉइंट देखते हैं। इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा से चावल उगाने का प्रमाण मिला है। तो इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा है, जहाँ से चावल उगाने का प्रथम साक्ष्य मिला है। नवपाषाण युग के लोग पुराने कृषक समुदाय के थे और वो मिट्टी के घर में रहते थे, जो कि गोलाकार या आयताकार घर होते थे। गोलाकार या फिर आयताकार घर होते थे, उस घर में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वो लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करने लगे थे, जैसे कि वो गाय, बैल, बकरी भी पालना स्टार्ट कर दिए थे। तो अगला पॉइंट है, इस युग के पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते हैं। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। इस युग में पत्थर का कुल्हाड़ी का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें उनका आकार छोटा हो गया था। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट देखते हैं। बुर्जहोम तथा गुफकराल कश्मीर प्रांत में है से अनेक प्रकार के मृदभांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए। तो बुर्जहोम एवं गुफकराल में अनेक प्रकार के मृदभांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से मिले उपकरण मिले हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो ये पूरा क्लास ही बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से देखें और याद कर ले, अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। तो बुर्जहोम में कब्रों में मालिक के साथ कुत्तों को दफनाया जाता है। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ। नवपाषाण काल में सबसे पहले पहिए का प्रयोग हुआ था। अगला है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग, जो इंग्लिश में कहा जाता है चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जीवन और नदियां थी। तो ताम्रपाषाण काल युग में ताम्रपाषाण कालीन लोग जो थे वो ग्रामीण समुदाय के होते थे और वो लोग ऐसे जगह फैले होते थे जहाँ पे पहाड़ी ज़मीन हो और नदियाँ हो, पहाड़ और नदी दोनों हो। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया एवं उसके द्वारा सबसे पहले बनाया गया औजार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में इस अवस्था से संबद्ध स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में गए थे। राजस्थान में आहर और गिलुंड में उत्खनन हुआ है, जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जोड़वे संस्कृति से है।
इनाम गांव का नाम है जो ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी जो कि अभी किलाबंद है और यह खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जोड़वे संस्कृति से है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जानते ही होंगे, इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जाना जाता। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। विश्व की सबसे बड़ी, ये क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सारगेन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा में प्रमुखतः हाजा पक्षी होते हैं जिसके लिए ये प्रसिद्ध है। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में माना गया है। एक नोट है, तिथि निर्धारण जो किया जाता है वो कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। कार्बन 14 C14 पद्धति के द्वारा किया जाता है, जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी प्राचीन मानी जाती है। तो तिथि निर्धारण कार्बन 14 के द्वारा, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा किया जाता है, जो कि जिसकी खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति के द्वारा कोई भी पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही प्राचीन, उतनी ही पुरानी मानी जाती है। तो आगे देखते हैं। तो इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को 2600 से 1900 ईसा पूर्व, जो कि नई वाली NCERT में माना गया है। नई वाली NCERT में 2600 से 1900 ईसा पूर्व दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सारगोन अभिलेख के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक पुराने वाले NCERT में माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए सर जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए नियुक्त किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। 1921 में हुई थी और इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। 1924 में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पाए जाने की घोषणा की। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह त्रिभुजाकार है। तो सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको याद कर ले अच्छे से। सिंधु घाटी सभ्यता के चौहद्दी के बारे में देखते हैं। तो सिंधु घाटी के उत्तर में मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में दैमाबाद है। पूरब में आलमगीर है जो कि यूपी में है। पश्चिम में बलूचिस्तान है। चलिए आगे देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता
इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान 3 देशों में फैली हुई थी। आगे देखते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आ गई। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले जो कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा है। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात में हैं जो कि लगभग 200 है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन 1921 में हुआ जो कि दयाराम साहनी ने किया था। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए हैं जिसमें पूर्वी टीला नगर आवासीय टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला में होता था जो ऊंचे टीले पर स्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला है। तो हड़प्पा से किस चीज़ का निशान मिला है? स्वास्तिक का निशान मिला है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई है लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। यहाँ पर 6x6 की 2 पंक्तियों में 12 अन्नागार मिले जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है और जो कि भारत में स्थित है जो स्थल वो है राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इसके उत्खनन सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसे सिंध के बाग नखलिस्तान के रूप में जानते हैं। यहाँ वृषभ युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी पुष्पक जिस्पम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है जो एक आयताकार जलाशय है। यहाँ 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल स्नानागार पाया जाता है जो आयताकार जलाशय है जिसकी लंबाई 11.88 मीटर है एवं चौड़ाई 7.01 है जो गहरा 2.43 मीटर है। अगला पॉइंट है, यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे विशाल स्नानागार थी जिसको जो आयताकार थी, जो धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसे मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बोला था। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है। वह इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के लिए 6 कक्ष बने हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांस्य धातु की बनी हुई है। वह नग्न अवस्था में है एवं इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा विश्व की
प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके शहर ग्रिड प्रणाली से बसे हुए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। तो लोथल नगर है, वहाँ के दरवाजे ही बस सड़क के किनारे खुलते थे, नहीं तो सिंधु घाटी सभ्यता के सभी जगह के दरवाजे, घरों के दरवाजे मार्ग के पीछे खुलते थे। अगला पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार 4x2x1 होता था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर थी जहाँ पे पक्की ईंटों से सड़क बने थे, परंतु रंगपुर में कच्ची ईंटों से सड़कें बनी हुई थी। इतिहासकार पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृदेवियों की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिस आदि शिवा 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ का मूर्ति मिला है, जिसे सर जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ कहा था। लोथल नगर के उत्खननकर्ता SR राव है। यह एक व्यापारिक नगर था। लोथल नगर का उत्खनन SR राव, रंगनाथ राव है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर व लोथल में मिले हैं। चनहुदरों का उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया था। इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में MG मजूमदार ने की। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। लोथल नगरी एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मनके, सीप, अस्थि एवं मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से हमें कुत्ते का, बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक एवं अलंकृत हाथी मिला। लोथल से हमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, जो बिल्ली का पीछा करते हुए का पद चिन्ह मिला है। नारी सौंदर्य के प्रसाधन लिपस्टिक एवं अलंकृत हाथी मिला है। यहाँ से झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ से प्राप्त अन्य साक्ष्य शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले, कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ऊँट की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य में मिले हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियां, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। यह स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना, दुर्ग, प्राचीर तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर था। एक नोट है, धौलावीरा जिसे हड़प्पा कालीन नगर को 2019-20 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, जो कि इसका फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया। तो धौलावीरा को वर्ल्ड
हेरिटेज में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और एक पॉलिश युक्त सूचना पट भी मिला। सुरकोटरा भी गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, जहां से हमें चावल दाने के साक्ष्य मिले। तो रंगपुर में चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। रंगपुर में, जो कि गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित था: पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले। या तो वो तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये कांस्य, जो कि तांबा और टीन से मिलकर के बनता है, उनका प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने एवं चांदी का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पुरुष एवं महिलाएं जवाहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षियों की लड़ाई कराना व शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना इनके प्रिय खेल थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, मातृदेवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ से ज़्यादातर मुहरें शैलखड़ी की बनी हैं और आयताकार आकृति में बनी हुई है। मुहरों पर एक श्रृंगी वाली आकृति है। पशुओं में कुंवर वाला सांड भी ज़्यादा पूजनीय था। मिट्टी की मूर्तियाँ आग में पकाकर बनाई जाती थी, जो टेराकोटा पद्धति कहलाती है। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, जो क्योंकि यहाँ से गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी मिली थी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सैंधववासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं था। यहाँ मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं था, तो यहाँ विनिमय का कार्य होता था, जो कि होता है एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगला क्लास में विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि क्लास 3 होने वाला है, जिसमें हम विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ने वाले हैं।